हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आर्मी। क्या हाल चाल है? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माइंड मैप के इस लेक्चर में जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखो बेटा, आप सभी लोगों ने आई होप विजेता सीरीज वाला लेक्चर देखा होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ रिवीजन करने आ रहे हैं, ठीक है? तो सभी लोग विजेता सीरीज को पूरी तरीके से फॉलो करें क्योंकि वहां पर पूरा वन शॉट डिटेल फॉर्म में मैं पढ़ा रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने माइंड मैप में स्टार्टिंग में कमेंट किया कि सर अगर आप डिटेल में पढ़ाते तो मजा आ जाता। तो बेटा, डिटेल में पढ़ने के लिए विजेता सीरीज है। विजेता सीरीज से सारी चीजें पढ़ने के बाद, या अगर आप खुद से चैप्टर को एक बार पढ़ चुके हो तो उसके बाद ये वाली माइंड मैप सीरीज का काम आता है। माइंड मैप सीरीज आपको रिवाइज करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि अगले 45 मिनट्स के अंदर हम लोग इस चैप्टर को पहले तो पूरी तरीके से इसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करेंगे। उसके बाद हम लोग 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि सबसे टफ माना जा रहा था फिजिक्स के लिए, उसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यहां पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वजह से ये माइंड मैप सीरीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट ज्वाइन कर लो। विजेता सीरीज के जो नोट्स हैं वो भी यहां पर मिलेगा। जो सरप्राइज मैंने विजेता सीरीज में लॉन्च किया था वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। बोर्ड एग्जाम के दौरान, बोर्ड एग्जाम से पहले जो मेरी तरफ से आपको हेल्प चाहिए वो सारी की सारी हेल्प भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो ये ट्रिपल एस आर्मी बहुत बड़ी हो रही है ना? और 30,000 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी इस चैनल पर जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और अपनी इसी एनर्जी के साथ मेहनत करते रहिए, राइट? तो आज की क्लास में इस चैप्टर में हम सबसे पहले हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, आइंस्टाइन साहब का एक्सप्लेनेशन क्या है इसके ऊपर, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होती है। ये सारा डिस्कशन यानी पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। देखो, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का मतलब क्या है? हम सब ने अभी तक ये पढ़ रखा था वेव ऑप्टिक्स में कि भाई जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। अगर लाइट के पास वेव नेचर है तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, यानी कि कोई भी जो वेव है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है जिसको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन कहा जाता है। और फिर अगला पार्ट आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब कि अगर कोई मैटर है, कोई पार्टिकल है, तो उसके पास वेव नेचर भी हो सकता है। कहने का मतलब वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है और कोई पार्टिकल जो है उसके पास वेव नेचर भी हो सकता है। इस तरह का ये चैप्टर है जो दो चीजों को रिलेट कर रहा है। तो बेटा, अगर कोई ऐसा फेनोमेना आप पढ़ रहे हो जो कि आपका इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन की बात कर रहा है, तो ये लाइट के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। यहां पर हम लोग कुछ ऐसे भी फेनोमेना की बात करेंगे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हो गया। ये पार्टिकल के नेचर से एक्सप्लेन किया जाता है। तो इट इज नॉट एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर, इट इज एक्चुअली एक्सप्लेन बाय द पार्टिकल और क्वांटम नेचर ऑफ द लाइट। यानी कि लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, क्वांटम नेचर है, कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट, जिसको आप फोटोन के नाम से जानते हो। हर एक फोटोन के पास अपना डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। इस वाली थ्योरी के साथ आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाते हो। तो इसका मतलब लाइट जो होता है, जो कि एक रेडिएशन है, इसके पास डुअल नेचर है क्योंकि वो वेव की तरह और पार्टिकल दोनों की तरह बेटा बिहेव कर रहा होता है। कह रहे कुछ ऐसे फेनोमेना है ना? ये पॉइंट हालांकि मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, ठीक है? तो हर एक फोटोन जो होता है बेटा उसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसका फॉर्मूला एच सी बाई लेमडा के बराबर है, जहां पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी दी है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड के बराबर। सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, जो कि 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड के बराबर है। लेमडा का मतलब होता है बेटा वेवलेंथ ऑफ दैट फोटोन। तो अगर कोई भी एक फोटोन है तो उस फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर, जहां पर न्यू उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, लेमडा उस फोटोन का वेवलेंथ होता है, राइट? तो यहां पर यही चीज लिखा है। अगर हमें किसी भी एक फोटोन का मोमेंटम लिखना हो तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एच बाई लेमडा, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ जो है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। और यहीं से आप मास निकाल सकते हो, दैट इज एच अपॉन सी लेमडा, ठीक है?
एच अपॉन सी लेमडा, यानी एच न्यू डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर अगर आप करोगे तो यहां से आपको मास की वैल्यू मिलेगा, जो कि कौन सा मास है, दैट इज डायनेमिक और काइनेटिक मास ऑफ द फोटोन। वैसे फोटोन का जो रेस्ट मास होता है उसको हम लोग जीरो मान रहे हैं। अगर फोटोन जब मूविंग कंडीशन में है तो उस समय उसका मास आप यूजिंग दिस फॉर्मूला निकाल सकते हो। सर ये फॉर्मूला, ये मास कहां से आया है, तो इसके लिए हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई E बराबर एम सी स्क्वायर को अगर मैं एच सी बाई लेमडा के बराबर कर दूंगा, यहां से अगर मैं मास निकाल लूं तो सीधा सीधा ये वाला बेटा फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, एक सी से एक सी कैंसिल भी हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन सी लेमडा। यही वैल्यू यहां पर भी लिखा है, वही सेम टू सेम वैल्यू वहां से मिलने वाली है, क्योंकि एक सी से एक सी जो है कैंसिल होने वाला है, राइट। फिर यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात करते हैं। कुछ ऐसी मेटेलिक सरफेस होती है बेटा जिसके ऊपर अगर हम लोग सनलाइट गिराते हैं तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। इसी फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जिसकी डिस्कवरी किया था साइंटिस्ट ने जिसका नाम लेनार्ड है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन द मेटल मस्ट हैव लो वर्क फंक्शन। कोई भी ऐसा मेटल जिसका अपना वर्क फंक्शन कम होता है उसी से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। वर्क फंक्शन का मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। एग्जांपल के तौर पर कोई भी एल्कली मेटल, ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल इसका है सीजियम। सीजियम इज द बेस्ट मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि सीजियम जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बेटा सबसे बढ़िया मेटल होता है, ठीक है। अब बताइए सर वर्क फंक्शन क्या है। किसी भी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वर्क फंक्शन को बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब आप सब लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहां पर इस चैप्टर में टर्म यूज होगा बार बार मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल्स के बराबर। तो इस तरीके से बेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग जो है लिख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, देखो एक सिंपल सा apparatus तैयार किया गया है जिसमें ये एक फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट है जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फोटॉन्स इंसिडेंट कराएंगे। जैसे ही फोटोन आता है बेटा, हर एक फोटोन हर एक इलेक्ट्रॉन से वो अपनी एनर्जी देता है, जिससे भी वो टकराता है उसको अपनी पूरी एनर्जी दे देता है। एक फोटोन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराता है और पूरी की पूरी एनर्जी यहां पर दे देता है। उसी एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन या तो यहां से बाहर निकल पाता है या तो नहीं निकल पाता है। अगर फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। अगर एनर्जी फोटोन की वर्क फंक्शन के जस्ट बराबर है तो वो सिर्फ बाहर निकल पाएगा लेकिन यहां से भाग नहीं पाएगा। लेकिन अगर जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से काफी ज्यादा है तो कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में गई है, बाकी एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन भागेगा, यानी कि वो उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी में बेटा कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब सीधा सा प्रोसेस है कि ये फोटो सेंसिटिव प्लेट रखी है जिसको आप कैथोड कह रहे हो, इधर से आप फोटॉन्स गिराएंगे और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इस प्लेट को एनोड कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। तो एक हमने सेल जोड़ लिया है जिसमें इधर प्लस इधर माइनस है, यानी इधर हम लोग प्लस जनरेट करेंगे, इधर माइनस करेंगे। ये प्लस क्या करेगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। जैसे जैसे आप उसका पॉजिटिव पोटेंशियल बेटा बढ़ाते चले जाओगे वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इधर की तरफ अट्रैक्ट करता चला जाएगा। बाकी हम लोगों ने एक मिलीमीटर लगा रखा है ताकि ये पता चल जाए कि भाई कितना करंट यहां पर जनरेट हो रहा है या कितना करंट यहां पर फ्लो हो रहा है। सबसे पहला ग्राफ यहां पर आता है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो बेटा इस चैप्टर में ना मेनली दो चीजों की बात किया जाएगा। सबसे पहला होगा यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का लेना देना मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, नंबर ऑफ फोटॉन से होता है। इंटेंसिटी कभी भी आपसे कहा जाए कि हमने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है तो आप समझ जाएंगे इससे आने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। और अगर आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिया है तो ज्यादा फोटॉन आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ही ज्यादा बेटा यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है निकलेंगे या इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर उतना ही ज्यादा होगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। यानी कि इस प्रोसेस में जो करंट जनरेट होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो आपसे अगर कभी भी कहा जाए कि भाई हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दिया है, बताओ क्या प्रभाव है, तो आपको सीधे सीधे बोलना चाहिए लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स आएंगे तो यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इसकी वजह से करंट की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी का सीधा सीधा लेना देना किससे है, नंबर ऑफ फोटॉन के साथ है। ये पहली चीज आएगी, पहला कॉन्सेप्ट आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा बेटा यहां पर फ्रीक्वेंसी के बारे में।
आपसे कहेंगे हमने फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब होता है एक फोटॉन की जो एनर्जी है बेटा वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन, राइट। अगर आपसे कहा गया कि भैया हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है तो फोटॉन की एनर्जी होती है ना एच न्यू के बराबर, तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ गई है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी जो एनर्जी है बेटा वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का लेना देना आप समझ सकते हो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से होता है, काइनेटिक एनर्जी से होता है। जितना ज्यादा फोटॉन का आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उनकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। यहां पर आप देखो ग्राफ में सबसे पहले इंटेंसिटी का इफेक्ट दिखा रहे हैं, सीधा सा इफेक्ट है। इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो ग्राफ एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन होता है लाइक दिस। ठीक है, फिर अगला ग्राफ है दैट इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का इफेक्ट अगर यहां पर चेक करना है एक्सपेरिमेंट में तो सीधी सी बात है, जीरो जब पोटेंशियल होता है बेटा एनोड वाले प्लेट का तो भी थोड़ा मोड़ा करंट यहां पे रहता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे पोटेंशियल आप बढ़ाते हो उसका पॉजिटिव पोटेंशियल थोड़ा सा यहां पे करंट बढ़ता है, उसके बाद वो करंट सैचुरेट हो जाता है। तो यहां पर ये जो करंट है इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज सैचुरेशन करंट। दिस इज सैचुरेशन करंट। इस करंट का नाम सैचुरेशन करंट होता है। और जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये यहां पर I3 I2 I1 जो लिखा है बेटा वो इंटेंसिटी के बारे में लिखा है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ रही होगी। लेकिन अगर निगेटिव पोटेंशियल पर आप लेकर के आओगे उस एनोड प्लेट का पोटेंशियल अगर आप निगेटिव करोगे तो वो क्या करेगा, अगर यहां निगेटिव ले आओगे तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। एक ऐसा भी निगेटिव पोटेंशियल आएगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ नहीं जा पाएगा क्योंकि वो रिपेल कर रहा है। उस पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस पोटेंशियल पर बेटा करंट की वैल्यू जीरो हो गई है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहीं पर अगला ग्राफ आता है आपका इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपसे यह कहती है कि भाई अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो इसी ग्राफ में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी, बट सैचुरेशन करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सैचुरेशन करंट किस पर डिपेंड करता है बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर, और वो इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट है। तो सेम इंटेंसिटी है बट फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई है, जिसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा बढ़ता चला गया है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उनको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड है बेटा वो भी वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। फिर बात आता है सर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोटो मेटल, यानी कि उस फोटो सेंसिटिव मेटल की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं जो भी फोटोन की एनर्जी होती है वो दो चीजों में बेटा यूज होती है। पहला होता है वर्क फंक्शन, दूसरी चीज है निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर फोटोन के पास फॉर एग्जांपल मान लो 100 जूल की एनर्जी है और मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो 40 जूल के बराबर है, तो 100 में से 40 जूल तो निकलने में चला गया, 60 जूल जो था वो उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो वही चीज यहां पे लिखा है कि फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में यूज होती है। अब यहां पर ग्राफ हमसे बोला गया फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का बनाओ। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में मैं आपको बताऊं, एच न्यू जो होता है वो वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट के बराबर होता है। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईवी नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ में देखो वी नॉट वाई एक्सिस पे रखा है, तो हम लोग भी यहां से वैल्यू लिखेंगे ईवी नॉट बराबर एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, और यहां से वी नॉट की वैल्यू निकालेंगे एच बाई ई टाइम्स फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई टाइम। अब अगर इस चीज को आप कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन हो गया जिसका स्लोप h बाई ई के बराबर है, जिसका y इंटरसेप्ट जो है वो माइनस डब्ल्यू बाई ई के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन को जब आप बढ़ाओगे ना तो वो यहां कहीं पर आएगा। स्लोप कैसा है, निगेटिव है, और उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का डब्ल्यू बाई ई के बराबर। ये डब्ल्यू क्या है, इट इज वर्क फंक्शन फॉर द मेटल ए। सिमिलरली दूसरे किसी मेटल की बात करोगे बेटा तो उसके लिए ग्राफ थोड़ा और नीचे तक जाएगा, और उसके लिए आप समझ रहे हो कि उसका अपना जो वर्क फंक्शन होगा वो अलग होगा। सो दैट विल बी माइनस का W2 अपॉन ई के बराबर।
राइट। लेकिन अगर दोनों इन ग्राफ्स की बात करो, दो अलग अलग मेटल्स के लिए मैंने बनाया है, दो अलग अलग मेटल्स हैं लेकिन स्लोप की वैल्यू h अपॉन ई है, क्योंकि इनका जो स्लोप है वो देखो प्लैंक्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर डिपेंडेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट बेटा सभी के लिए कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सभी के लिए सेम होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी ग्राफ बनाने को आए तो इस लॉजिक से आप अपना ग्राफ जो है वो जस्टिफाई करेंगे। ग्राफ का हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट आप ग्राफ का समझ सकते हैं यहां से। इस ग्राफ में जो स्लोप है वो दोनों का सेम है। कई बार बेटा इस तरह का ग्राफ एग्जाम में दे देते हैं और आपसे कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, तो आपको यहीं पे क्या करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट h इज इक्वल टू ई टाइम्स स्लोप ऑफ द ग्राफ। अगर ये एंगल थीटा दिया है तो स्लोप होता है बेटा tan थीटा के बराबर, तो tan थीटा निकालना, स्लोप मिल जाएगा, उसमें e का मल्टीप्लाई कर देना, तो वहां से आपको प्लैंक्स कांस्टेंट h की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाने वाली है। अब आ जाते हैं कुछ छोटी छोटी सी यहां पर डेफिनेशन है, हालांकि ये सारी डेफिनेशंस हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है आप सबको पता है, दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट। फिर आया सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी आने वाले फोटॉन्स की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फिर आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो निगेटिव पोटेंशियल जिस पर करंट की वैल्यू जीरो हो जाए उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। बाकी एक एक दो दो लाइन में देखो डेफिनेशंस यहां पे लिखा है। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात इसमें करेंगे हम लोग, फिर आपको बताएंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तुरंत स्टार्ट हो जाता है जैसे ही उस मेटल सरफेस पर लाइट गिराई जाती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जबकि डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बट डिपेंड ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। आइंस्टाइन साहब का थ्योरी क्या है, बड़ा सिंपल सा है। आइंस्टाइन ने यही कहा था कि आने वाले फोटोन की अपनी जो एनर्जी है वो दो चीजों में यूज हो रही है, पहला वर्क फंक्शन है, दूसरा निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया एच न्यू फोटोन की एनर्जी, ये हो गया एच न्यू नॉट। इस न्यू नॉट को बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इसको ईवी नॉट भी लिख सकते हो, और सेम चीज को बेटा आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो, पी मैक्स स्क्वायर। तो ये सभी तरीके हैं लिखने को। फ्रीक्वेंसी को सी बाई लेमडा अगर लिखना चाहो कभी तो आप ऐसा लिख सकते हो, एच सी बाई लेमडा बराबर एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस ईवी नॉट, है ना, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यही है आइंस्टाइन साहब का थ्योरी। आइंस्टाइन ने यही कहा था कि भाई फोटोन की जो एनर्जी है वो दो चीजों में यूज हो रही है, सबसे पहला है वर्क फंक्शन, दूसरा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो वही चीज लिखा है कि भाई एच न्यू जो है वो वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। फिर आपको बता रहे हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम बी स्क्वायर है, जिसको एच न्यू माइनस डब्ल्यू भी लिखा जा सकता है, और इसी को ईवी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर भी आप लिख सकते हो। फिर यहां पर अब आ जाता है आपका मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर कोई पार्टिकल बहुत ही हाई स्पीड में मूव कर रहा है बेटा तो वो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है, उसमें भी वेव नेचर आ सकता है। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव व्हिच कंट्रोल्स द पार्टिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। The wave associated with a moving particle is called matter wave, और we can say de Broglie wave। इसी को मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव कहा जाता है। लुइस डी ब्रोगली पोस्टुलेटेड दैट मटेरियल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, एटम्स एक्सेट्रा में एग्जिबिट वेव एस्पेक्ट आल्सो, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि कोई भी ऐसे पार्टिकल्स जो कि बहुत हल्के हैं, जिनका मास बहुत कम है, अगर उनको बहुत हाई स्पीड से मूव करा दिया जाए तो उनके पास भी बेटा वेव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, वेवलेंथ आ जाता है। और यहां पर हमने देखा कि भाई वेवलेंथ जो होता है वो h अपॉन पी के बराबर है। अब यहां से बेटा चीजों को समझना, लेमडा जो है वो किसी वेव की प्रॉपर्टी है, वेव का लेंथ है, और पी जो होता है मोमेंटम जो कि पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो वेव नेचर को पार्टिकल नेचर के साथ ज्वाइन कर रहा है ना, उनको इंटर कन्वर्टिबल बना रहा है। सो एच अपॉन एम बी, मोमेंटम को अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है। तो ये भी एक बेटा हमारा फॉर्मूला हो गया है, देख लो वेवलेंथ का। इसी वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा जाता है। यहीं पर अगर मान लो कोई चार्ज है उसको v वोल्ट से पास करा दिया जाए तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी qv के बराबर होती है। तो यही आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, h लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m, काइनेटिक एनर्जी की जगह qv लिख दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन
की बात आए तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का रख देना, मास भी इलेक्ट्रॉन का रख देना। तो यहां पर बेटा वेवलेंथ का एक फॉर्मूला निकल आता है 12 ऐसा 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम के बराबर। या ये सेम फॉर्मूले को ऐसा भी आप दिमाग में रख सकते हो, अंडर रूट के अंदर 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, ये याद करना थोड़ा सा आसान होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट से आप पास कराते हो तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ आप सीधे सीधे निकाल पाओगे। ठीक है, कई बार आपसे टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कि भाई वहां पर आप क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर दे दिया है तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो के टी के बराबर होती है। ठीक है, तो वो यहां रखेंगे। एक्चुअली के टी नहीं, वो 3/2 के टी होता है बेटा, 3/2 के टी के बराबर होता है। उसको जैसे ही यहां पर उठा करके आप रख दोगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के टी के बराबर। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आपका जो है बन जाने वाला है। फिर आगे आ जाते हैं, द मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स इन मोशन। कोई भी पार्टिकल मोशन में है उसके साथ मैटर वेव होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तब वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोड्यूस होता है। वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव इज नॉट कांस्टेंट सिंस इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। हाउएवर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कांस्टेंट इन अ मीडियम। कोई भी ईएम वेव है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, बट जो मैटर वेव होता है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। कह रहे दीज वेव डू नॉट ट्रेवल इन एयर और वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो डी ब्रोगली वेव्स हैं, मैटर वेव्स जो होती हैं वो वैक्यूम में उस स्पीड से ट्रेवल नहीं कर रही हैं। अब आ जाओ 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक नंबर में पूछा गया, आपसे कह रहे हैं टू बीम्स ए एंड बी हुज फोटोन एनर्जीज आर दिस एंड दिस। ठीक है, यानी फोटॉन्स की एनर्जी हमें पता है। कह रहे हैं इल्यूमिनेट अ मेटल सरफेस जिसका वर्क फंक्शन इतने के बराबर है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड ड्यू टू बीम ए एंड बीम बी इज। देखो अब यहां पर क्या है, फोटोन की एनर्जी दिया है बेटा, वर्क फंक्शन दिया है। तो जब फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन घटाओगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी, उसी को हाफ mv स्क्वायर लिख देंगे। तो देखो यही काम किया गया है, एनर्जी बराबर वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसको हाफ mv स्क्वायर लिख रहे हैं दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो बेटा सीधी सी बात है, यहां से देखो हमें स्पीड का रेशियो ही तो चाहिए था, है ना। तो जैसे ही आप दोनों के लिए आप लिखोगे, दोनों अलग अलग मेटल्स के लिए लिखोगे, तो E माइनस डब्ल्यू की वैल्यू मैंने दोनों के लिए लिखा है। पहले के लिए देखो टोटल एनर्जी कितनी थी, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन आप चेक करो 2.3 के बराबर है। ठीक है, दूसरे के लिए एनर्जी 11.3 है, वर्क फंक्शन उसका भी वही है। तो जैसे ही इसको डिवाइड किया, हाफ m से हाफ m दोनों का कैंसिल होगा, तो आप चेक करो स्पीड का केवल रेशियो रह जाएगा। जैसे इसको सॉल्व किया 1/9 आया है, तो ये रेशियो हमारा 1/3 के बराबर आ गया है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के बताया, सोल्यूशन भी मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर रखा है ताकि टाइम कम से कम लगे। आप क्या कर सकते हैं, मैं हट जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर लो, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर लो, 1 मिनट के अंदर ट्राई कर लो, फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ बेटा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहे द वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड मूविंग प्रोटॉन हैव सेम वेवलेंथ, इट एम्प्लॉइज दैट दे हैव सेम। देखो वेवलेंथ जो होता है वो h/p के बराबर है, इसका मतलब ये है कि दोनों का मोमेंटम जो होगा वो सेम होगा। अगर वेवलेंथ सेम है इसका मतलब दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम होगा। अगला क्वेश्चन फिर से चेक कर लो बेटा, 1 नंबर का अगला क्वेश्चन है, असर्शन में कह रहे हैं इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। कह रहे हैं कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। गलत है यार, इंटेंसिटी को बढ़ाने से करंट बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो यार दोनों ही गलत है, मतलब असर्शन भी गलत है हमारा, रीजन भी गलत है, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कंसीडर अ न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी E एंड फोटोन ऑफ द सेम एनर्जी, है ना, लैम्डा n एंड लैम्डा p इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ्स। देखो बेटा न्यूट्रॉन क्या था, पार्टिकल है, फोटोन ऑलरेडी पार्टिकल है बट उसकी एनर्जी आपको पता है क्या होती है ना, hc/लैम्डा। तो यहां पर देखो अगर किसी न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो उनके वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, दैट इज h अपॉन मोमेंटम अंडर रूट 2m काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी। जबकि अगर मैं फोटोन की बात यहाँ पे करूं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एच सी बाई लेमडा होता है। ठीक है, ये फोटोन के लिए मैंने लिखा है। तो लेमडा पी की वैल्यू क्या है, एच सी बाई ई के बराबर। अब दोनों का रेशियो हमें चाहिए, तो वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन वेवलेंथ ऑफ फोटोन, जैसे ही डिवाइड करोगे एच से एच कट जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी चीज हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो ये आपका आंसर निकल करके आया 1/c अंडर रूट ई बाई 2m, या इसी को अंडर रूट ई बाई 2m सी स्क्वायर, ऐसा भी आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल आसान क्वेश्चन है, बट आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए बेटा कि अगर आप बात कर रहे हो किसी भी फोटोन का, अगर आप बात कर रहे हो किसी भी फोटोन का, तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच सी बाई लैम्डा। ठीक है ना, और अगर किसी भी न्यूट्रॉन की बात कर रहे हो तो उसके लिए वेवलेंथ होता है एच अपॉन पी, यानी अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पांचवा क्वेश्चन देखो, कह रहे वर्क फंक्शन दिया हुआ है हम लोग को, कट ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है, और कट ऑफ वेवलेंथ पूछ रहे हैं। अच्छा देखो, वर्क फंक्शन जो होता है वो सिंपली डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, उसको एच सी बाई लेमडा नॉट लिखोगे, इसी लेमडा नॉट को कट ऑफ वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, डब्ल्यू को वेवलेंथ कहते हैं, और यहाँ जो वेवलेंथ आता है उसी को कट ऑफ वेवलेंथ कहा जाता है। तो कट ऑफ वेवलेंथ सीधे सीधे एच सी बाई वर्क फंक्शन हो जाएगा। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, तो हमने उसकी वैल्यू डाला, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू डाला है। ठीक है, और ये जो वर्क फंक्शन है देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बेटा, तो 3.315 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। वैल्यूज उठा के रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप देख सकते हो 375 नैनोमीटर हमारा जो है लगभग लगभग सही आंसर हो जाएगा। हालांकि 373 आ रहा है, बट वो भी 375 के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो उसी को हम लोग सही आंसर यहां पे मान लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, असर्शन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी। तो ये पॉइंट तो सही है, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी रेडिएशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड। ये भी सही है बेटा, इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, इसी वजह से करंट बढ़ जाएगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा हैज अ फंक्शन ऑफ 1 बाई अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी फॉर टू पार्टिकल्स ऑफ द masses m1 and m2 are shown in the figure. Here k is the energy of the moving particles. What does the slope of a line represent? इस लाइन का स्लोप क्या बताएगा? लेकिन पहले ग्राफ देखो किसके किसके बीच का है। ये ग्राफ है वेवलेंथ और 1 अपॉन अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी का। बेटा इस तरह का कोई भी अननोन क्वेश्चन आ सकता है। अब ये क्वेश्चन भी आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए एक नया क्वेश्चन हो गया कि सर ऐसा क्वेश्चन तो आपने शायद बैच में नहीं करवाया है, राइट, बट कॉन्सेप्ट तो सिखा रखा है बेटा, है ना। ये पॉसिबल नहीं होता कि आपको हर चीज करा दी जाए क्लास में, हमें भी नहीं पता था ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, बट इसको कैसे टैकल करना है ये तुम्हें सीखना है, और वो सिखा रखा है मैंने। क्या देखो, ग्राफ है वेवलेंथ और 1 अपॉन अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी के बीच में, तो इनके बीच का रिलेशन बेटा कैसे बनाया जा सकता है, और यहां पे बात कर रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ है, यानी कि लेमडा जो है वो एच अपॉन पी के बराबर है, और पी को अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। ठीक है, यहां से अगर देखो तो एच अपॉन अंडर रूट 2m को अलग करो, 1 अपॉन अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी अलग हो गया, और ये रहा वेवलेंथ। अब बेटा चेक करो, ये वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर ये रखा हुआ है, तो ये वाई पर हो गया, ये एक्स पर हो गया, तो ये बचा बेटा क्या है, यही तो स्लोप हो गया हमारा। तो ये ग्राफ एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो एच अपॉन अंडर रूट 2m हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ग्राफ का बेटा तुम्हें आना चाहिए। तो इससे साफ साफ सबसे पहली बात पता चल गया कि भाई स्लोप कितना है, दैट इज एच अपॉन अंडर रूट 2m के बराबर। कह रहा है विच ऑफ द टू पार्टिकल इज हैवी, इनमें से कौन सा पार्टिकल हैवी है भैया, तो हैवी वही होगा जिसका स्लोप क्या होगा, कम होगा, जिसका स्लोप कम होगा वही हमारा हैवी होगा। तो स्लोप किसका कम है, इसका एंगल इतना है, इसका एंगल इतना है, जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप भी ज्यादा होता है, इसका मतलब m1 का स्लोप कम है, इसलिए वही हमारा हैवी पार्टिकल हो गया। तो m1 जो है बेटा वो हैवी हो गया। इज दिस ग्राफ ऑल्सो वैलिड फॉर फोटोन, कह रहे क्या ये ग्राफ फोटोन के लिए भी वैलिड है, तो भैया फोटोन के लिए बिल्कुल वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि उनकी एनर्जी का फॉर्मूला एच सी बाई लेमडा होता है यार, अभी पीछे भी एक क्वेश्चन में मैंने बताया था, राइट। तो उसके लिए वेवलेंथ अगर निकालोगे तो एच सी बाई ई होगा। ग्राफ अगर तुम बनाओगे तो वो लेमडा और 1 बाई ई के बीच में बनेगा, लेमडा और 1 अपॉन एनर्जी के बीच में ग्राफ बनेगा, जबकि यहां पर क्या है 1 अपॉन अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी है। तो ये ग्राफ तुम्हारा उसके लिए कतई बेटा चल नहीं पाएगा, ठीक है, ये ग्राफ उसके लिए बेटा आपका वैलिड नहीं है, सो इट इज नॉट वैलिड ग्राफ। 3 नंबर का क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फोटो सेंसिटिव सरफेस हैज अ वर्क फंक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम दिस सरफेस बाई रेडिएशन ऑफ 300 नैनोमीटर इज। अगर 300 नैनोमीटर का रेडिएशन है बेटा तो उसके थ्रू तुम क्या क्या निकाल सकते हो, एनर्जी ऑफ फोटोन, दैट इज एच सी बाई लेमडा कर लो, लेमडा की वैल्यू यहां पे उठा के रखो। वर्क फंक्शन की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको रख दो, यहां से बेटा काइनेटिक एनर्जी तुम्हें मिल जाएगी वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको सॉल्व कर डालो, काइनेटिक एनर्जी देख लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, सीधे सीधे आपने आंसर अपना टिक कर दिया लास्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखो थ्योरेटिकल है, कह रहा है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होती है इसको बताओ, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स बता दो। ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली का आपको रेशियो बताना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा हमारा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, जिसको अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी यानी क्यू लिखा जा सकता है। अब प्रोटॉन का चार्ज और अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है, प्रोटॉन का चार्ज अगर q है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2q होता है, प्रोटॉन का मास अगर m है तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m होता है। तो ये बात ध्यान रखो, उसी पर बेस्ड ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा गया। देखो फिर अगला क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं मोमेंटम एसोसिएटेड विद द फोटोन ऑफ एनर्जी, दिस इज, अगर फोटोन की तुम्हें एनर्जी पता है तो वहां से मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला सीधे सीधे है mc², तो अगर इसका एक c नीचे भेज दो तो एनर्जी बटे c करोगे बेटा, सीधे सीधे मोमेंटम आ जाएगा। एनर्जी की वैल्यू हमें पता थी, हमने स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड किया, सीधे सीधे हमारा मोमेंटम मिल गया, जो कि सेकंड वाला ऑप्शन हमारा है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से ग्राफ कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, यानी काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का बेटा ग्राफ चाहिए। तो आप चेक करो ना, जो भी फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमें सीधे सीधे चाहिए, दैट इज फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, है ना। तो फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, इसको रखो वाई एक्सिस पर और इसको रखो आप एक्स एक्सिस पर, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होगा और y इंटरसेप्ट माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपके ग्राफ नंबर 3 में है कि भैया स्लोप जो है वो यहां पर दिया हो और इंटरसेप्ट जो है वो निगेटिव हो। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट निगेटिव यहीं पे मिल रहा है, इसका y इंटरसेप्ट देखो पॉजिटिव है, यहाँ 0 ही है y इंटरसेप्ट, यहाँ पर तो गलती है पूरा का पूरा ग्राफ, तो कुछ y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ बेटा यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर है, फिर आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, बिल्कुल सही बात है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल गलत बात है। तो भैया असर्शन सही है हमारा, लेकिन रीजन जो है वो बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द व्हाइट लाइट दैट आवर आईज कैन परसीव इज अबाउट 0.1 नैनोवाट पर मीटर स्क्वायर। बेटा इंटेंसिटी की जो वैल्यू दिया है वो इतना दिया हुआ है, नैनो का मतलब 10 की पावर -9 होता है। इंटेंसिटी खुद क्या है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। एनर्जी किस क्या होता है, फोटॉन्स का, कितने फोटोन है, n फोटोन, तो n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी है, n टाइम्स h न्यू, और एरिया और टाइम बेटा यहां पे रखेंगे। अब कह रहा है हमसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एंटरिंग अवर प्यूपिल पर सेकंड, यानी नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड n/t तुमसे पूछ रहा है, n/t की वैल्यू यहां से निकालो ना, सो इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया डिवाइडेड बाई h न्यू, है ना। तो इंटेंसिटी की वैल्यू रखो, एरिया h की वैल्यू रखो और फ्रीक्वेंसी की अपना वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करो, ये सीधे सीधे आपका आंसर आएगा। इतने सारे फोटॉन्स पर सेकंड यहां पर इंसिडेंस हो रहे होंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो फिर से ग्राफ का है, यानी कि इस चैप्टर में बेटा ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसकी खूब प्रैक्टिस करना। मैं भी जब विजेता सीरीज में इसको पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में आपको ग्राफ सिखाऊंगा, फुल ऑन पीएचडी करा के भेजूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। अगर आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट नहीं आता है ना, तो इस चैप्टर का विजेता सीरीज जो मैं करूंगा उसको जरूर अटेंड करो। ठीक है, तो विजेता के खैर सारे ही लेक्चर अटेंड करना, आपको मजा आएगा, आ भी रहा है आप सभी को मजा, आप लोग उसको बहुत प्यार दे रहे हैं उस सीरीज को, राइट। यहाँ पर क्या है कि हमारा जो 5-3 है वो ग्रेटर देन 5-2 ग्रेटर देन 5-1 है, ट्राई करिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी देखो सेम उसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर भी वही चीज है, वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इज लैम्डा। ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी के था तो वेवलेंथ लैम्डा था। इफ द काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देगा तो भैया वेवलेंथ कितना होगा, दैट विल बिकम लैम्डा बाई √2, है ना। तो सीधा सीधा पहला वाला ऑप्शन। अब ये भी देखो यहाँ पर सिंपल उन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पर टफ नहीं है। क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कह रहा है,
लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर का लाइट है, इज इंसिडेंट ऑन पोटेशियम, जिसका वर्क फंक्शन बेटा दिया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। विल फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अगर, क्या इमिशन हो पाएगा? तो सबसे पहले इस फोटोन से, इस वेवलेंथ से आप उस फोटोन की पहले एनर्जी निकाल लो ना, एच सी बाई लेमडा कर लो, ठीक है। एच की वैल्यू आपको पता ही है 6 एच सी की वैल्यू सीधे सीधे दे रहा है, एच सी की वैल्यू 1240 है, सीधे सीधे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है 600 नैनोमीटर, तो ये सीधे सीधे वैल्यू तुम्हारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ये तो बहुत आसान कर दिया यार, क्वेश्चन को इजी कर दिया उसने, है ना। इसको हम लोग काटेंगे, अगर इसको हम लोग किससे और कैंसिल कर सकते हैं भाई, 2 से कर सकते हैं, इधर 30 आएगा, इधर आपका 62 आएगा, और काटोगे इधर 15 आएगा, इधर तुम्हारा 31 आएगा, तो 31/15 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो मोटा मोटा इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट सॉल्व करना डिवाइड करके, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका हो गया। सोचो इंसिडेंट एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन है बेटा इतना, इसका मतलब ये जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है, इसका मतलब नो इमिशन, यहां पर इमिशन नहीं हो पाएगा, एक भी इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पे नहीं निकल पाएगा। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट विल कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, कह रहे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कराने के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितना होना चाहिए, तो उसको यहां से निकालो तुम, वर्क फंक्शन को आप सीधे सीधे एच सी बाई लेमडा नॉट निकालो, ठीक है, तो ये यहां से तुम्हें लेमडा नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन है यार, ठीक है। अब कह रहे हैं क्वांटम नेचर ऑफ द लाइट एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। सीधी बात है कि भाई एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसके नीचे जो है इमिशन नहीं हो सकता है, तो सीधा सीधा पहले ही वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ जिंक व्हेन इट इज इरेडिएटेड बाय येलो लाइट। फिर कह रहे हैं एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन ऑफ द येलो लाइट इज मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ जिंक। तो सीधी बात है, अगर भाई जिंक से एनर्जी, अगर जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा है येलो लाइट से, तो उसका रीजन यहां बिल्कुल सही दिया है कि भाई उसकी जो एनर्जी रही होगी वो वर्क फंक्शन से ज्यादा रही होगी। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। फिर यहां पर देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, दे हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, फाइंड दिस। तो बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों का सेम है ना। तो प्रोटॉन के लिए लिखोगे तो h/√2m³ हो जाएगा, चार्ज किसका? प्रोटॉन का, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अल्फा पार्टिकल के लिए अगर मैं लिख रहा हूं तो 2m, चार्ज किसका? अल्फा का, और v, अब चार्ज का गेम है खाली, यहां पर मास का गेम है, चार्ज का गेम है, सीधे सीधे रेशियो निकालो, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, सिंपली सॉल्व कर डालो, रेशियो 8 के बराबर आ जाएगा। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िएगा करिएगा, ठीक है, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, सीधे सीधे ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है, ये सब आपको मैंने पढ़ा रखा है, ये सारी थ्योरेटिकल चीजें है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। अब क्या कह रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल इज दिस, ये इसकी क्या है बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, आपसे कह रहा है द बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, कैलकुलेट वर्क फंक्शन। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखे हो तो वर्क फंक्शन क्या होता है? एच न्यू नॉट सीधे सीधे दे रखा है, प्लैंक्स कांस्टेंट का मल्टीप्लाई इसमें करो, वर्क फंक्शन तुम्हें मिल जाएगा सीधे सीधे। फिर कह रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो यार, अगर आने वाले फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी पता है तो उनकी एनर्जी हमें पता है ना, एच न्यू के बराबर, तो एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से आप मैक्सिमम स्पीड उसका बता दो। तो ये सब सिर्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ टफ नहीं है, सारे क्वेश्चंस एकदम बउआ छाप हैं, एकदम इजी इजी क्वेश्चंस हैं, बट मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है कि आप उनको ईमानदारी से ट्राई करें, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिपल एस आर्मी, उम्मीद कर रहा हूं कि ये चैप्टर आपने क्विकली रिवाइज कर लिया है, और अगर आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ना है तो उसके लिए आप विजेता सीरीज में आइए। विजेता सीरीज में आपको ये चैप्टर पे पूरा पीएचडी करा देंगे, शुरू से लेकर आखिरी तक। ये माइंड मैप लेक्चर का एम होता है रिवीजन, कि जैसे मान लो आपका कल बोर्ड एग्जामिनेशन है और आपको ये वाला चैप्टर रिवाइज करना है, सुबह सुबह आप उठे, यार वो वाला चैप्टर रह गया था, कुछ नहीं पढ़ पाए इस चैप्टर में, क्या करें? तो उस समय तुम्हारा ये जो माइंड मैप सीरीज है वो तुम्हारा काम में आएगा। खड़ाक से सुबह सुबह आप लगभग देखो 39 मिनट का वीडियो है, 40 मिनट मान लो, 40 मिनट के अंदर में आप पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं, इस तरह से रिवाइज करके जाओगे, सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिल भी जाएगा।
तो ट्रिपल एस आर्मी खूब मेहनत करते रहो यार, मैं तुम्हारे लिए जी जान लगा दूंगा, तुम भी अपने लिए जी जान लगा दो। इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन कैसा भी आए, लेकिन तुम आग लगा करके आओगे, इस बात का प्रॉमिस सभी लोग करते रहो। इस बात के लिए बहुत हार्ड वर्क सभी लोग करते रहो। मिलेंगे अगले माइंड मैप सेशन में, विजेता सेशन में, आपके फाइनल मैराथन सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। सभी लोग कमेंट्स में बताना ये सेशन आपको कैसा लगा।